नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ करेंगे। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई और सीएम धामी ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आईएसबीटी में सुविधाओं का विस्तार हो, धामी ने कहा है, और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। धामी का ये निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिया गया है। आवश्यक सुविधाओं को विस्तार दिया जाए, नए आईएसबीटी सुविधाजनक स्थान पर हो। सीएम धामी का ये निर्देश अधिकारियों के लिए। और आईएसबीटी के आसपास अतिक्रमण ना हो, नेशनल हाईवे पर गड्ढे मिले तो कार्रवाई होगी। धामी ने कहा है अतिक्रमण पर थाने चौकी प्रभारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी आईएसबीटी में जन सुविधाओं के दृष्टिगत हर संभव व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही राज्य में आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के आईएसबीटी के विस्तारीकरण के लिए योजना बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी देहरादून की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि इसमें यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और देख अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ इस पर बड़ी अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली थी परिवहन विभाग की, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन नामदास भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले आईएसबीटी का निरीक्षण किया था और उन बातों को भी इन्होंने इस समीक्षा बैठक में रखा, क्योंकि देहरादून का आईएसबीटी है और पूरे देश के कई राज्यों से यहाँ पर बसें संचालित होती हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको कई बार दिक्कतें होती हैं, चाहे ऑनलाइन बुकिंग की बात हो, चाहे टिकट की बात हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रियों की सुविधाएं वहाँ पर बेहतर नहीं है। खाने के लिए, यात्रियों के स्टे के लिए व्यवस्थाएं बेहतर हो। जो बसें संचालित होती हैं उनका एक सही तरीका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जाम हो। इसके अलावा आईएसबीटी चौकी इंचार्ज के लिए कहा गया है कि जो भी चौकी इंचार्ज होंगे, पुलिसकर्मी ये ध्यान दें कि किसी भी तरीके का एक तो ट्रैफिक जाम ना हो, दूसरा अतिक्रमण ना हो, क्योंकि बहुत सारी दुकानें आईएसबीटी के आसपास ऐसी हैं जिनकी वजह से अतिक्रमण होता है। तो इन चीजों पर ध्यान रखा जाए। पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारी ये ध्यान रखें कि सड़कों में गड्ढे न हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही ये कहा गया है प्रदेश के अन्य जो आईएसबीटी है उनकी कंडीशन भी बेहतर होनी चाहिए। पूरी तरीके से पुष्कर धामी का ये फोकस था कि जो पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें हम जो लग्जरी बसें हैं उनकी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, इनको लेकर भी निर्देश दिए हैं। ठीक है सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईएसबीटी में सुविधाओं का विस्तार हो, धामी ने कहा है, और सभी मूलभूत सुविधाएं हो, ये धामी का बयान सामने आया। आवश्यक सुविधाएं जो है उसको विस्तार किया जाए, साथ ही नए आईएसबीटी सुविधाजनक स्थान पर हो, और इसे लेकर सीएम धामी ने कई दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और आसपास के मरीजों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। प्रदेश वासियों को अब हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिलेगी। अब न केवल शहर बल्कि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले मरीज भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन होता है। वहाँ पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लैडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा और मैं सोच रहा हूँ कि चमत्कार से कम नहीं है कि वहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहाँ पर झिल्ली लगी हुई है, कहाँ पर हटाना है, कहाँ पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है, तो बोले कि ऐसी टेक्निक है
कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है डिस्ट्रिक्ट भी होता चला जाता है। इस दौरान सीएम धामी ने आशा संगिनी ऐप भी लॉन्च किया, जिसका मकसद आशा के कामकाज की निगरानी करना और स्वास्थ्य महकमे के आला अफसर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्र कि हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, उसका समाधान करे, फाइलों का निस्तारण करे। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थिति है, कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। इसी तरह काम के आधार पर आशा वर्कर्स को ऑनलाइन भुगतान भी सी ऐप बेस्ड पोर्टल से किया जाएगा। एनएचएम के तहत आशाओं को भी स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सीबीआई जांच वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता प्रति शपथ पत्र फाइल करे, हाईकोर्ट ने ये कहा है और हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता से सवाल पूछे हैं। एसआईटी जांच पर संदेह क्यों, अपना पक्ष रखे। 18 नवंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई अब होनी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और अब ये पूरी रिपोर्ट भी देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपनी विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों हो रहा है। उनकी तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी, वो अलाउ करी कोर्ट ने। उनको याचिका कर्ता नंबर 2 और 3 एज ए इम्प्लीट किया है और उनको भी कहा है कि जो भी कुछ आपको कहना है इन्वेस्टिगेशन के सवाल पर आप कहेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब दाखिल कर बताया कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण से पहले फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए थे। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में साक्ष्य क्या मिले हैं। स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी एसआईटी ने, उस पर सुनवाई हुई और उसमें उन्होंने खुलासा किया है इस बात का कि हम लोग डिमोलिश साइट के डिमोलिशन होने से पहले हमने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस वहां से कलेक्ट नहीं करी या कलेक्ट नहीं कर पाए। ये एक था। दूसरा, मोबाइल फोन जो मुख्य अभियुक्त पीड़िता का था वो भी रिकवर नहीं हुए हैं। कुछ कहना है उनका कि डीवीआर हमने कलेक्ट किए जो एफएसएल एग्जामिनेशन के लिए भेजी हैं, तो उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ये मुख्य बातें थी और इससे ये लगता है कि बहुत पुख्ता जांच तो नहीं कम से कम हो रही है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान मृतका के माता पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में अपना प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें नेक्स्ट डेट 18 की लगी है, उससे पहले ही रिजॉइंडर फाइल होना है, जवाब फाइल होना है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है। अब देखना होगा कि अगली तारीख पर कोर्ट क्या फैसला करेगी। नैनीताल से समीर शाह के साथ न्यूज स्टेट। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई का इंतजार होगा, क्या कुछ फैसला आएगा, लेकिन क्या कुछ आज अहम बातें रही? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड का जो मामला है वो आज उस मामले को लेकर एक याचिका न्यायालय में दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो एसआईटी सीबीआई जो मामले की जांच कर रही है उसको हटाकर वो जांच जो है सीबीआई को दी जाए। तो देखिए आज जो जांच अधिकारी हैं वो आज न्यायालय में पेश हुए थे और न्यायालय ने उनसे कई अहम जो बिंदु है उन पर उनसे पूछा था और उनसे सबसे पहली चीज ये पूछी थी कि फॉरेंसिक जो जांच हुई थी उसमें उनको क्या क्या सबूत मिले थे। तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको रूम से सिर्फ एक बैग मिला था अंकिता का और उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला है। और दूसरी चीज मोबाइल जो है अंकिता का वो भी अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, ना तो आरोपी है
उसका जो मोबाइल है वो रिकवर हो पाया। तो देखिए उन्होंने खास करके ये पूछा कि जब फॉरेंसिक की जब जांच हो रही थी उस समय किस तरीके से आप लोग उसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो जांच अधिकारी उनके द्वारा यही बताया गया कि जो कमरा है उसको डिमोलिशन से पहले उसकी काफी फोटोग्राफ्स खींचे गए थे। तो देखिए ये एक पक्ष था जो पुलिस द्वारा अपने जो बयान। चलिए अब इंतजार करना होगा समीर की अगली तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को विचलित से मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। बताते चले आपको कि विधायी विभाग ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। सत्र की तारीख और जगह को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक पहले ही कर चुके हैं और बीएसपी और निर्दलीय विधायकों की ओर से शीतकाल में देहरादून में ही विधानसभा सत्र कराने की पैरवी की गई है। वहीं कांग्रेस गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में खड़ी है, लेकिन साथ ही वहां जरूरी सुविधाएं नहीं होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बागेश्वर से बताते चले, जहां तैताइयों के हमले से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। हमले में दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां तैताइयों के हमले में एक मासूम की मौत हो गई है तो इस हमले में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चों के शरीर पर तैताइयों ने डंक के निशान भी हैं और तैताइयों ने घर में खेल रहे भाइयों पर हमला किया। तो ये बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां तैताइयों ने 2 छोटे बच्चों पर हमला कर दिया और दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। एक की मौत हो गई है तो दूसरे की हालत गंभीर है। 2 बच्चे आए थे, एक का नाम सागर सन ऑफ भूपेश राम और एक का नाम प्रियांशु था। तो जो छोटा बच्चा था सागर, वो मृत अवस्था में आया था। मेरे द्वारा उसका प्रशिक्षण किया गया और ईसीजी करने पे वो मृत पाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दूसरे बच्चे का आईसीयू में इलाज चला और वो सुरक्षित और स्वस्थ है। और केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है, हर तरफ सफेदी ही नजर आ रही है। तो बड़ी खबर बताते चले आपको, केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है तो बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रुक रुक कर बर्फबारी लगातार हो रही है। बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है और उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे और इस बीच यहां मौसम ने करवट ले ली है। बर्फबारी शुरू होने के चलते तापमान लुढ़क गया है। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से जो बर्फ की सफेद चादर है वो ऊंची चोटियों पर नजर आ रही है और बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त कड़ाके की ठंड भी है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और श्रद्धालु भी जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो बर्फबारी को लेकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, बद्रीनाथ में दिखा खूबसूरत नजारा। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदली और धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली जिले में सुबह से ही मौसम खराब था। धाम में ऊंची चोटियों पर ताजी बर्फ जम गई है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। बाबा के दर्शन करने आए रुद्रनाथ जी के, बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत बर्फबारी हो रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा से। जय बाबा। जय बाबा। यमुनोत्री धाम समेत आसपास की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई।
तो निचले हिस्से यमुना घाटी में भी बूंदाबांदी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। सितंबर और अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश हुई, इसका असर कोहरे और कड़ाके की ठंड के रूप में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव आ रहा है, उससे चक्राता जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बारिश और तापमान गिरने की संभावना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगले 2 दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात पिथौरागढ़ की, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। धारचूला, दारमा और व्यास घाटी में 6 इंच बर्फबारी हुई है और चीन सीमा से सटी अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया है। तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है बर्फबारी की। मुनस्यारी की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में कल शाम के समय बूंदाबांदी भी हुई और धारचूला की दारमा और व्यास घाटी में बुधवार रात ही मौसम बिगड़ गई। बताते चले आपको कि रात को बर्फबारी हुई है और गुरुवार को भी दोनों घाटियों में जमकर बर्फबारी हुई है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कपकपाती ठंड का सामना कर रहे हैं और धाम में 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे कार्य करने में भी काफी परेशानियों का सामना वहां पर जो काम कर रहे मजदूर है उन्हें करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जो शीतकाल में भी किए जाते हैं, लेकिन धाम में जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो निर्माण कार्यों को रोकना पड़ता है और मजदूर भी धाम से वापस आ जाते हैं। नवंबर में भी हम लोग और आगे आने वाले महीनों में भी कार्य को गति देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें काफी हमारी लेबर अभी भी केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य में लगी है। जो मुख्य निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं और शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहे हैं, उनमें हमारे वाटर एटीएम है और गेस्ट हाउसेज हैं, पुलिस स्टेशन है। इसके साथ ही जो हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है मंदाकिनी साइड में, उसका भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ब्रिज और एसटीपी आदि के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और इसमें जो हमारे भारी आइटम्स हैं, जो लोहे के हैं या फिर जो सीमेंट के स्लैब्स हैं या जो अन्य जो ज्यादा वेट वाली जो इक्विपमेंट्स हैं या जो मशीन्स हैं, उनके पार्ट्स को असेंबल करने के लिए हम चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता ले रहे हैं। और खबर उत्तरकाशी से, जहां खाई बोलेरो में गिर गई और हादसे में एक की मौत बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी और हादसे में एक की मौत हो गई है तो 3 घायल बताए जा रहे हैं। गहरी खाई में गाड़ी गिर गई, बोलेरो में मौजूद 4 लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी और हादसे में एक की मौत हो गई है तो 3 घायल बताए जा रहे हैं। गहरी खाई में गिरी गाड़ी और बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर अब मुस्लिम विद्वान और राजनेता भी खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। उत्तराखंड में इस कानून को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने विकास नगर में रायशुमारी की और इस मौके पर कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने खुलकर अपने विचार रखे। खुर्शीद ने तो यहां तक कहा कि हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। अभी तक इस कानून को केवल धार्मिक चश्मे से देखा जाता था, लेकिन मुसलमानों को इस कानून के पक्ष में खड़े होना और बीजेपी के लिए राहत की बात हो सकती है। मैंने तो हुजूर आपसे अपनी बात कही, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जो निकाह है, अगर उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये एतबार से हमने कर दिया, हम 1000% कराएंगे। क्या दिक्कत है? 1000% कराएंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हलाला करके है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई हो जाता है, ये तय हो जाता है, वो इस्लाम के अंदर जायज ही नहीं। इस्लाम के अंदर उसको जायज नहीं मानते हैं, वो इलीगल है। मगर प्रैक्टिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में सीवर
ट्रीटमेंट सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर और जल संस्थान के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सीवर लाइन में आने वाले कचरे को देखते हुए रोबोटिक आर्म सीवरेज क्लीनेज सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और इस मशीन की लागत करीब 40 लाख है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। खासकर पहाड़ी जिलों में जहां सीवर की मशीनें नहीं पहुंचे पाती है तो सीवर को मैनुअली साफ करना पड़ता है और उनके लिए सिस्टम बहुत उपयोगी है। इस सिस्टम को अभी देश के 17 राज्य अपना रहे हैं। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग आज की तारीख में जो मैनहोल्स होते हैं, सीवर होते हैं, उसको मैनुअली साफ करना होता है, जो कि हमें डिस्करेज करना है इस प्रथा को। इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है और वैसे भी देखा जाए तो ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इस काम के लिए, तो यथासंभव इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए और 17 स्टेट्स पहले से इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। हर साल बहुत सी डेथ्स भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से होती है, तो आज ये डेमो रखा गया था। अब विशेषकर नैनीताल में, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ जगहों पे तो बहुत मुश्किल होता है और तरह की गाड़ियों को पहुंचना, सक्शन मशीन्स नहीं जा पाती हैं, वहां के लिए बहुत उपयोगी है। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।